बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब काशिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ाहिर है आज और भी टॉपिक थे, लेकिन आज बार बार इसी पर मैं पहले भी 2 वीडियोस कर चुका हूं और इस पर बात करना इस बात का तकाज़ा है कि हम अपने मोहसिन पाकिस्तान को बार बार खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, हम उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि मोहसिन पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम से जुदा हो गए हैं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो खालिक की हकीकी से जा मिले हैं। लेकिन अफसोस, इससे पहले भी वीडियोस में मैं बता चुका, अभी थोड़ी देर पहले मेरी कर्नल इनामुर रहीम साहब, उनके एडवोकेट से, उनके लॉयर से बात हुई। उन्होंने जो बातें की, जो दिलसोज़ बातें, क्या हम जवाब देंगे बतौर कौम? क्या हम किसी को मुंह दिखाएंगे? क्या हम शर्म से सर झुक गए हैं सबके? जिस तरीके से हमने उन्हें कैद रखा, वो ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हो गए, लेकिन हमने उन्हें नज़रबंद रखा, कैद रखा। और तो और सुप्रीम कोर्ट से भी काशिफ भाई उनको इंसाफ न मिल सका। 3 साल गुजरने के बावजूद उनकी पिटीशन न लग सकी, उनको इंसाफ सुप्रीम कोर्ट भी न दे सकी। लेकिन क्या कहेंगे आप? जी ज़फ़र साहब, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को भी और पूरी पाकिस्तानी कौम को ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो हैं वो मोहसिन मिल्लत हैं, वो मोहसिन पाकिस्तान हैं और उन्होंने पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्ख़ीर एटमी ताकत बनाने में जो किरदार अदा किया, उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। और जो सलूक उनके साथ हुआ, उस मोहसिन कुशी की भी कोई मिसाल नहीं है। ऐसे ही है कि जिस तरीके के साथ मुशर्रफ दौर में उनकी तज़हीक की गई, उनका मीडिया ट्रायल किया गया और अमेरिका और इस तरह के जो ममालिक थे अपने उनके कहने पर, अपने आकाओं की खुशनुदी के लिए जिस तरह से सारे का सारा मुद्दा उनके सर थोपा गया, उनका मीडिया ट्रायल किया गया और उनको जो है वो मीडिया पर जो है वो माजरत उनसे करवाई गई, उसकी भी मिसाल जो है वो तारीख़ में कम ही मिलती है। मुझे अपनी अना की भेंट चढ़ाया गया। और नकवी साहब, आप देखें, आपने जैसे कहा कि बहुत ही दर्दनाक कहानी है। मसलन मैं कहता हूँ कि अगर हम पीछे जाएं तो हमारी जो कौम की कहानी है वो इससे भी ज़्यादा दर्दनाक है। देखें, इस कौम के बानी पाकिस्तान जो है वो ज़ियारत में एड़ियाँ रगड़ कर बिल्कुल अल्लाह को प्यारे हो गए। बिल्कुल, मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर को हमने कत्ल करवा दिया। किसने भी किया? आज तक वो तारीख का हिस्सा फाइलों में गुम हो गया, वो फाइलें भी उड़ा दी गई। जिसने हमें आइन दिया उसका क्या हश्र? दुख्तर मिल्लत का जो है वो मीडिया ट्रायल किया गया और उनको क्या क्या कुछ नहीं कहा गया, गद्दार तक कहा गया, इंडियन एजेंट तक कहा गया। जिस बंदे ने, जिस सियासतदान ने इस मुल्क के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, उसको आपने फांसी लगा दिया। जिसने धमाके किए और जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और मुल्क को नाकाबिल तस्ख़ीर एटमी ताकत बनाया, उसके साथ आपने उसका मीडिया ट्रायल किया और दुश्मन के कहने पर आपने उसकी तज़हीक की। तो मुझे कहने दीजिए कि आज जो है वो मोहसिन कुश कौम जो है वो वावेला कर रही है, माजरत के साथ। शायद ये बाज़ लोगों को ये कुश और मुर्दा प्रस कौम जो है वो एक अजीम रहनुमा, एक अजीम लीडर और एक अजीम मोहसिन पर जो है वावेला कर रही है। ये है मेरे तो दिली जज्बात हैं जिसका मैंने आपके सामने इजहार किया और इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान की कौम का बच्चा जो है वो इन्हीं जज्बात के साथ अपने मोहसिन मिल्लत को जो है वो रुखसत कर रहा है। ज़फ़र ऐसे ही है। और मेरी बात कर्नल इनामुर रहीम साहब से हो रही थी, वो कह रहे थे कि ज़फ़र साहब, नकवी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि 3 वकला थे सर। एक हसनुद्दीन साहब थे, एडवोकेट साहब, एक तौफीक आतिफ साहब थे और एक कर्नल इनामुर रहीम साहब। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, कहते हैं कि हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो सकी। कर्नल इनामुर रहीम साहब बता रहे थे कि हमारे वो एक एडवोकेट साहब, गालिबन तौफीक आतिफ साहब की हुई, तो कह रहे थे कि मैं अगर आपको ये बातें बता दूं कि मुझे क्या बताया मोहसिन पाकिस्तान ने, तो आप रोना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान में एक कोहराम मच जाएगा, उसके साथ क्या सलूक हुआ। मुझे याद है कि जब उनको सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यहाँ लाया गया तो फिर रजिस्ट्रार ऑफिस में बिठा दिया गया, उनको जजेस की वो अदालत में नहीं लाया गया, रजिस्ट्रार ऑफिस में बिठा के वहीं से वापस रवाना कर दिया गया। आप देखें कि 444 कत्ल जिसने की, उनकी अपनी पुलिस रिपोर्ट कह रही है, राव अनवर की 444
अपना इंसानों के कातिल को जजेस गेट से जिस तरीके से सिक्योरिटी में लाया गया प्रोटोकॉल के साथ, और जिस तरीके से उसको इजाज़त दी गई कि वो कोर्ट नंबर 1 में उसने पूरी तकरीर झाड़ दी, उस रौ अनवार जितना तो कम से कम हकूक डॉक्टर कदीर को, मोहसिन पाकिस्तान को दे दिए होते। जो उसके साथ जो सलूक हुआ हमने पता नहीं किन आकाओं को खुश करने के लिए। और काशिफ भाई मैं आपको बताऊं कि अब क्या तमाशा अजीब व गरीब, सुबह सवेरे जनाब उसके कुछ मतलब फौत होने के कुछ टाइम के बाद वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट, 2 ट्वीट की, और एक दूसरा ट्वीट जो किया उन्होंने कहा कि उनकी वसीयत के मुताबिक उनको फैसल मस्जिद में दफन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनाब खैर से अपना वज़ीर दाखिला साहब शेख रशीद साहब, ये वही शेख रशीद साहब हैं कि जब नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए भारत के 5 के जवाब में 6 धमाके, एटमी धमाके किए थे 1998 में 28 मई को, जो जिसको हम यौम तकबीर कहते हैं, तो ये शेख साहब की अपनी वीडियो मौजूद है, अपना क्लिप मौजूद है। उसने कहा मैं तो बाहर भाग गया था, मैं तो इस वजह से वहाँ गया, और उसने मुझे एम्बेसडर ने कहा कि जी आप खाना खा के, उन्होंने कहा खाना खा के जाऊँगा, ज़रा आप बताएं कि अगली फ़्लाइट कितने बजे है। तो फिर मैंने इस वजह से कि वो ख़ुद बता रहे हैं उस क्लिप में कि जनाब मैंने तो ये देखा कि जी किस तरीके से मतलब जो है ना, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पटाखा इधर से उधर हो जाए। पूरी कौम इधर है, पूरे मतलब वज़ीर आज़म इधर है, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान इधर हैं, बाकी साइंसदान इधर हैं, पूरी की पूरी कौम जनाब इधर है। वज़ीर साहब उधर भाग गए, दुबई गालिबन चले गए थे, और वो कह रहे थे कि मैं इस वजह से कि कहीं पटाखा इधर से उधर ना हो जाए, बटन इधर से उधर ना दब जाए, यानी अल्लाह माफ़ करे पूरा पाकिस्तान को कुछ हो जाए। खैर है ये साहब उधर भाग गए, ठीक है ना। वो साहब फरमा रहे हैं कि अब H8 में होगी उनकी वसीयत के मुताबिक। अब मुझे पहले तो ये पूछने दीजिए कि वसीयत किसको पता है, वज़ीर आज़म साहब को पता है या वज़ीर दाखिला साहब को पता है? और अब ये कहा जाए कि उनकी फैमिली की ख्वाहिश पर, भाई अगर उनकी अपनी वसीयत थी कि जी मुझे, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब का ट्वीट गवाह पड़ा है जनाब, उनको देख लें कि अगर उनकी अपनी वसीयत थी कि मुझे फैसल मस्जिद में दफन कर दिया जाए, तो अब उनकी फैमिली की ख्वाहिश उनकी वसीयत के बरक्स तो हो नहीं सकती। काशिफ भाई आप खुद बताएं। अब वज़ीर आज़म साहब वो फरमा रहे हैं और वज़ीर दाखिला साहब वो फरमा, मेरा ख्याल है इस हुकूमत ने कसम खाई हुई है कि हर अहम इशू को जब तक तमाशा न बनाए इनको सुकून नहीं है। तो क्या ज़फ़र साहब फैसल मॉस्क में सबूत खाक ना करना, इसके पीछे क्या कहानी है? क्या उनको अब भी हम अपनी कौम से यानी अल्लाह को प्यारे हो जाने के बाद भी चाहते हैं कि कौम और उनके जो मकबरा है या जहाँ पे उनकी कब्र बनेगी उसके दरमियान भी राब्ता ना हो? जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि वो कौमी हीरो ना बने। तरीके से सर मैं आपको बताता हूँ, देखें पहले आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, पता नहीं कितने घंटों तक तो इजलास जारी रहा और ये फैसला ही नहीं हो पाया कि उनको हम सरकारी एजाज़ के साथ यानी स्टेट फ्यूनरल देंगे या नहीं देंगे, सरकारी एजाज़ के साथ दफन करेंगे यानी। फिर ये नहीं फैसला हो रहा था कि उनको कौमी हीरो डिक्लेयर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये हमसे फैसला नहीं। मतलब डॉक्टर कदीर जैसा इंसान जो इन चीज़ों का मोहताज ही नहीं है, वो तो मोहसिन पाकिस्तान है, उसने तो पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, वो तो बाहर बैठ के डॉलर पाउंड कमा सकता था, ठीक हो गया ना, और करोड़ों अरबों कमा सकता था। अब आप देखें कि सर कि उसको भी जो है ना इस हवाले से मरने के बाद भी इनको ये कबूल नहीं है कहीं हमारे आका ना नाराज हो जाए हमसे, वो हीरो ना बन जाए, वो तो दिलों में बस रहे हैं, वो तो दिलों में बस रहा है भाई। बिल्कुल ऐसे ही देखिए उनकी कहानी बहुत दर्दनाक है ज़फ़र भाई। आपको पता है कि आखिरी जो साल उन्होंने गुजारे हैं उसमें उनसे मिलने वाले जो अफराद थे उनकी तादाद इंतहाई रिस्ट्रिक्टेड थी, और इंतहाई जो उनकी इमीडिएट फैमिली है उसके अलावा तो बहुत कम लोगों को, बल्कि ना होने के बराबर लोगों को जो है उनसे मिलने की इजाज़त दी जाती थी, और सिक्योरिटी के नाम पर उनकी ज़िंदगी जो है जीरान कर दी गई थी और उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया था। और आपने अभी इंडिया की बात की है, देखें 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके इंडिया को मुँह तोड़ जवाब देने वाले हमारे अजीम मोहसिन के साथ जो हमने सलूक किया है वो भी तारीख का हिस्सा है। और उस दुश्मन का जिसको हम अपना रिवायती दुश्मन और मैं बता चुका हूं कि इंडिया ने उनको प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने उनको डॉक्टर सलाम को अपना एटमी साइंसदान को मुल्क का प्रेसिडेंट बनाया, उसको ऑनर्स दिया। तो यार दुश्मन की भी जो अच्छी बात है उसको मेरे ख्याल में उस अप्रिशिएट करना चाहिए और उस पर देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हम तो सिर्फ दुश्मनों को लताड़ने पे तुले रहते हैं, लेकिन कुछ सबक भी सीखना चाहिए कि दुश्मन किस तरह से अपने हालत ये है। सर मैंने इससे पिछली वीडियो में डॉन की स्टोरी शेयर की,
डॉक्टर कदीर साहब अभी जब हॉस्पिटलाइज हुए थे, अभी जब वो अभी अस्पताल में दाखिल हुए थे, उन्होंने शिकवा किया कि जनाब हद ये है, वो इतने परेशान थे। ये कोई डान की 13 सितंबर की स्टोरी थी, मेरे ये व्यूअर जो है ना वो देख भी सकते हैं ख़ुद भी। उन्होंने कहा इतने डिसअपॉइंटेड थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, इमरान खान साहब से, कि मुझे इमरान खान साहब समेत किसी वज़ीर मुशीर ने मुआविनीन ख़ुसूसी में से, जिसकी पूरी फ़ौज है, जो खान साहब कहते थे कि 15 से 20 होंगे, वो खैर से निस्फ सेंचुरी क्रॉस कर चुकी है, किसी एक को फुर्सत नहीं मिली। डॉक्टर कदीर साहब कहते हैं कि वो आना तो दरकिनार, वो फ़ोन करके ही मेरा हाल हवाल पूछ लेते। वो सर ये हालात हैं यहाँ पर। तो सर अभी आप अगर देखें तो आपका सोशल मीडिया हो या आपके ट्वीट्स हो या आपका कोई भी जो आपका रिवायती मीडिया है, इस वक्त वो कोराम मातम वहाँ पे बपा है और इजहार हमदर्दी की जाए, तो मुझे फिर कहने दीजिए कि हम तो फिर मुर्दा प्रस्त कौम है ना जफर साहब। जब हमारे दरमियान अजीम लीडर मौजूद होते हैं और अजीम रहनुमा मौजूद होते हैं और मोहसिन मिल्लत मौजूद होते हैं, उस वक्त हमें उनकी कदरदानी की तौफीक नहीं मिलती। सही बात। जब वो इस दुनिया से चल बसते हैं तो उसके बाद फिर हम जो है ववेला शुरू कर देते हैं और फिर हम, तो इसे क्या कहा जाए? इसे मैं तो मुनाफकत कहूँगा। काशिफ भाई वाकई मुनाफकत है, और सीधी सी बात है कि मैं कहता हूँ कि वो, मैं कुछ अर्सा पहले मैंने इस पे वीडियो भी की थी, और जनरल असलम बेग साहब जो कि उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था एक अखबार में, तो उन्होंने कहा था कि जो भी एटमी प्रोग्राम से रिलेटेड रहा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसका क्या अंजाम हुआ, नवाज शरीफ साहब उसका क्या अंजाम हुआ, और इसी तरीके से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उसका क्या अंजाम हुआ। तो जनरल साहब बात ये है कि आप भी जो है ना, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद ही सच बोलते हैं। आप सारे के सारे माजरत के साथ रिटायरमेंट के बाद ही हाजी बन जाते हैं। अब उस वक़्त कोई नहीं सच बोलता कि जब जिस वक़्त ये सारा कुछ हो रहा है, सच बोलने की ज़रूरत होती है, जिस वक्त सच बोलने की ज़रूरत होती है उस वक़्त कोई सच नहीं बोलता। और हमने अपने मोहसिन के साथ किया यार, और किस तरह की हम जिंदा कौम हैं। हम कहते हैं जनाब हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। क्या जिंदा कौमें ऐसी होती हैं कि वो मोहसिन पाकिस्तान के साथ? ये मैंने काफ़ी अर्सा पहले इसकी एक पूरी स्टोरी पढ़ी थी, काशिफ भाई आपने भी पढ़ी होगी डेफिनेटली, कि ये बंदा किस तरीके से वहाँ से आया, किस तरीके से वहाँ से कैसे टेक्नोलॉजी, हाँ, कैसे अपने सीने में वो सारी चीज़ें, कैसे वो सीने में वो सारी चीज़ें, जब इनको एक ट्रांसलेटर के तौर पे मुकर्रर किया गया, जब वो एक लेबॉर्ट्री में एक कोई जर्मन थे, एक कोई फ्रेंच थे, एक कोई इंग्लिश थे, उनको एक दूसरे की ज़बान नहीं आती थी। इसको ये इतना लायक आदमी था, यकीन करें, जिसको जर्मन भी आती, जिसको फ्रेंच भी आती, जिसको इंग्लिश भी आती थी, जिसको इतनी सारी ज़बानें आती थी, ये उस तरीके से, और कैसा फार्मूला इसने सेव किया। और वो ये फार्मूला, हालत ये है हमारी कि हम जनाब ये अपने आप को, अपनी काबीना को, अपने नलायकों को बचाने के लिए, ये माशाअल्लाह वलीद इकबाल साहब, मैं कहता हूँ इमाजत के साथ मुझे कहने दीजिए मुबैना तौर पे, ये वलीद इकबाल साहब हों या शिबली फराज साहब हों, अहमद फराज एक बहुत बड़ा नाम थे, और इसी तरह से अलामा इकबाल भी आपको पता है, वो भी को इस तरह का, तो वो उनको तारुफ के मोहताज नहीं है। ये तो पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, उनके घराने से किस तरीके से, ये तो पता नहीं, वो मुबैना तौर पे नंगवार साबित हुए हैं। शिबली फराज साहब फरमा रहे थे, अब आप उनका डिफेंस का अंदाज देखें, उन्होंने कहा था कि ये जो हमारी ऑफशोर कंपनी को बुरी बात है, ये तो हमने अपने एटमी प्रोग्राम, ये नदीम मलिक साहब के शो में, ठीक है, चंद रोज पहले उन्होंने कहा जी कि ये हमने आप एटमी प्रोग्राम के लिए चीज़ें मंगवानी थी, वो वैसे तो आ नहीं सकती थी, हमने भी ऑफशोर कंपनी बनाई थी। अब आप अंदाज़ा करें, वो बैल मुझे मार वाली बात है, ताकि ये सारे के सारा यूरोप आ जाए, अमेरिका आ जाए, इस पर तनकीद शुरू हो जाए, इंडिया इसी तरह से चीखना शुरू हो करे कि देखो जी उनके तो अपने हुकूमती अरकान इस तरह से बात कर रहे हैं कि इन्होंने भी ऑफशोर कंपनी के जरिए इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से चीज़ें मंगवा के ये की थी। अब आप अंदाजा करें कि ये हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, ठीक हो गया ना सर। तो बात ये है कि ये हालात हैं हमारे कि जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जी हमने तो एटमी प्रोग्राम ही अपने ऑफशोर कंपनी के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपना इस तरीके से भद्दा दिफा करने के लिए ना, उन्होंने खैर से उन्होंने कहा कि जनाब एटमी प्रोग्राम को ही खैर से इस तरीके से टारगेट करें। ये हमारे हालात हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला हमारी जो है वो हिदायत करे, और हमारे जो बाकी मोहसिन मिल्लत और इस तरह के हम पर एहसान करने वाले जो रहनुमा हैं या जो भी हैं, उनकी हिफाजत और उनके साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक है, और अफराद को उनकी ज़िंदगी में हम कौमें और वो जो अच्छी कौमें होती है वो अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को रिवार्ड देती है। आप नेल्सन मंडेला को देख लें, बाकी मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल, कौमें उनको उनकी ज़िंदगी में रिकॉग्नाइज करती हैं। जी बिल्कुल। अब क्या उनको वो सोचते होंगे
क्या उनको जो है ना, आप तो कहते हैं ना रिस्ट्रिक्टेड, आप यकीन करें कर्नल नामोरी जिनके वकील को उनसे न मिलने दिया जाए, वो कहते हैं कि हम चीज़ते रहे कि हमें मिलने दिया जाए। मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है वो कोई ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 6 से 7 अफराद, जिसमें 2 उनकी दुख्तरान थी, एक उनकी अहलिया थी और कोई हार्डली कोई एक आध बंदा और था। तो ये बस अल्लाह ताला। जनाब, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।